अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 14 अबाउट कॉरपोरेशन टैक्स। इसमें सबसे पहले बात करते हैं बेसिस ऑफ असेसमेंट की। कंपनी का टैक्स असेस किया जाता है कंपनी के टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट पे, जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड में अराइज हो। अब एक बात याद रखनी है कि अकाउंटिंग पीरियड एंड पीरियड ऑफ अकाउंट्स आर डिफरेंट, दीज आर नॉट सेम। पीरियड ऑफ अकाउंट कहते हैं कि वो पीरियड के जिसके लिए कंपनी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही है, वो पीरियड जिसके लिए कंपनी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही है। यूजली ये 12 मंथ्स का होता है, लेकिन 12 मंथ से ज़्यादा भी हो सकता है, 12 मंथ से कम भी हो सकता है, राइट। जबकि अकाउंटिंग पीरियड होता है कि जिस पीरियड के लिए कंपनी पे कॉरपोरेशन टैक्स चार्ज किया जाता है, और ये 12 मंथ से लॉन्गर नहीं हो सकता। 12 मंथ से लॉन्गर नहीं हो सकता अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा कि जब कंपनी ट्रेड स्टार्ट कर रही है, या फिर जब पिछली अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है। और कब एंड होगा ये आपके पास अकाउंटिंग पीरियड? 12 मंथ्स गुजरने के बाद, आफ्टर द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, या फिर एंड ऑफ कंपनीज पीरियड ऑफ अकाउंट। कंपनी के पीरियड ऑफ अकाउंट एंड होने पे ये अकाउंटिंग पीरियड एंड हो सकता है, या डेट द कंपनी बिगन और सीज टू ट्रेड। अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ अकाउंट हो, लाइक से 18 मंथ्स का पीरियड ऑफ अकाउंट है, तो इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 अकाउंटिंग पीरियड। उसे फिर 2 अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड कर दिया जाएगा। पहला अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का, दूसरा 6 महीने का। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास जो पीरियड ऑफ अकाउंट है वो है आपके पास 1 जनवरी 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक, तो ये 15 मंथ्स का पीरियड बना। अब इसमें जब हम इसे अकाउंटिंग पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पहला अकाउंटिंग पीरियड होगा 1 जनवरी 22 से लेकर 31 दिसंबर 22 तक, और दूसरा अकाउंटिंग पीरियड होगा 1 जनवरी 23 से 31 मार्च 23। सो दैट इज़ हाउ अकाउंटिंग पीरियड इज़ डिफरेंट फ्रॉम पीरियड ऑफ अकाउंट। अगेन एग्जांपल भी आपके सामने उन्होंने ये दी है, रिजेंबल टू दैट एग्जांपल। नाउ चॉइस ऑफ अकाउंटिंग रेफरेंस डेट की बात करें कि अगर आपके पास आप अपना अकाउंटिंग रेफरेंस डेट जो है वो 31 मार्च रखते हैं, तो उसके लिए आपको क्या आसानी हासिल होती है? आपके लिए कॉरपोरेशन टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना इजी होता है। एंड फॉर ऑनर मैनेज कंपनीज जो अलाइनमेंट की जाए इनकम टैक्स ईयर की, उससे कैलकुलेशन ऑफ मोस्ट टैक्स एक्शन मेथड पॉसिबल हो सकती है कि ज़्यादा एफिशिएंटली आप टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। टैक्स रेजिडेंस ऑफ कंपनी वो जो कि या तो इनकॉर्पोरेट हुई हो यूके में, या सेंट्रली मैनेज एंड कंट्रोल यूके में की जा रही है। तो 2 कंडीशन है उस कंपनी के लिए कि जो रेजिडेंस कंपनी कहलाती है, इधर इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन यूके और इनकॉर्पोरेटेड एल्सवेयर, लेकिन सेंट्रली मैनेज एंड कंट्रोल यूके में की जा रही है। नाउ इलस्ट्रेशन, यहाँ पे अब आपके पास कुछ बातें बताई जा रही हैं। एक्स लिमिटेड इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन यूके। अब इस फर्स्ट सेंटेंस से ज़ाहिर हो गया कि ये कंपनी जो है यूके में इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो ये यूके रेजिडेंस है। सेकंड, वाई लिमिटेड इज़ इनकॉर्पोरेटेड ओवरसीज। द डायरेक्टर होल्ड फ्रीक्वेंट बोर्ड मीटिंग इन यूके विच इज़ वेयर द डायरेक्टर्स आर बेस्ड। अब अगर ऐसा है कि डायरेक्टर जो है वो फ्रीक्वेंट मीटिंग्स जो है यूके में कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट माइट पॉसिबल या मोस्ट प्रॉब्ली ये कंपनी जो है सेंट्रली मैनेज एंड कंट्रोल यूके में हो रही है, इसलिए इसे रेजिडेंट कंपनी कहा जा सकता है मोस्ट प्रॉब्ली। इट इज़ नॉट क्लियर बट मोस्ट प्रॉब्ली। जेड लिमिटेड इज़ इनकॉर्पोरेटेड ओवरसीज। द डायरेक्टर होल्ड वीकली मीटिंग्स overseas but have quarterly meeting in UK because this is where non-executive director are based. मीन्स अब आप सेंट्रली मैनेज एंड कंट्रोल की बात करें तो बिज़नेस यहाँ पे सेंट्रली मैनेज एंड कंट्रोल यूके में भी नहीं हो रहा, ओवरसीज़ में ही आपके पास ये इनकॉर्पोरेट हुई और ओवरसीज़ में मैनेज हो रहा है। सो आंसर देख लें, एक्स लिमिटेड रेजिडेंट कंपनी है यूके की अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। वाई लिमिटेड प्रॉब्ली बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट, एंड जेड वुड प्रॉब्ली बी नॉट ट्रीटेड एज रेजिडेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंट मीटिंग तो उसकी यूके में नहीं हो रही। सो दैट इज़ वाई हम यही कहेंगे कि प्रॉब्ली दिस इज़ नॉट यूके बेस्ड कंपनी। यही बात टैक्सेबल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से है। मिली लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है फ्रांस में बट होल्ड ऑल इट्स बोर्ड मीटिंग इन जर्मनी, डायरेक्टर लिव इन यूके मोस्ट। तो ये आपके लिए यूके रेजिडेंस कंपनी नहीं है, ना ही ये इनकॉर्पोरेट हुई है यूके में, ना ही इसकी बोर्ड मीटिंग यूके में हो रही है।
Marma Limited is incorporated in Italy but hold its monthly board meeting in London. अदर इंटर्म बोर्ड मीटिंग आर हेल्ड इन यूके। तो आप प्रॉब्ली कह सकते हैं कि ये शायद यूके में इसकी मीटिंग्स हो रही हैं मोस्टली, तो इसलिए ये इनकॉर्पोरेटेड रेजिडेंस है यूके की। लैम लिमिटेड यूके में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ये आपके लिए यूके रेजिडेंस कंपनी है। नौ आपके पास वही रूल है जो कि इंडिविजुअल के हवाले से था। जो आपके पास रेजिडेंस कंपनी है उन कंपनीज़ को अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा और नेट चार्जेबल गेन पे। अ कंपनीज टोटल प्रॉफिट कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इनकम एंड नेट चार्जेबल गेन। तो टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट माइनस क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन। अच्छा, इस पॉइंट में सिर्फ वो टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट के मुतालिक बता रहे हैं कि टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट क्या है। दैट इज़ ओनली प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ वर्ल्ड वाइड इनकम एंड नेट चार्जेबल इनकम। So this is the simple format for taxable total profit. फर्स्ट आपने टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट को लेना है। यहाँ पे टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट का मतलब ये है कि वो प्रॉफिट जो कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के नतीजे में आया, अर्न किया है। दैन इसमें फिर डिफरेंट सोर्स से जो कंपनी की इनकम है, लाइक इंटरेस्ट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, मिसलेनियस इनकम, चार्जेबल गेन, ये सब ऐड किए जाएँ तो टोटल प्रॉफिट आता है। और इस टोटल प्रॉफिट में से जब QCD यानी क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन लेस कर दिए जाएँ तो ये टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा। अगेन टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट सिर्फ आपकी ट्रेडिंग इनकम से ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर को लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो। इंटरेस्ट इनकम, यू नो दैट के इंटरेस्ट रिसीवेबल नेट ऑफ सम इंटरेस्ट पेएबल। प्रॉपर्टी इनकम असेस की जाती है फ्रॉम लेटिंग फर्निश और अनफर्निश प्रॉपर्टी एंड इज़ कैलकुलेटेड ऑन एक्रूल बेसिस। एक्रूल बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। दिस इज़ टू बी रिमेंबर। मिसलेनियस इनकम में पेटेंट रॉयल्टी रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन ट्रेड रिलेटेड पेटेंट वो भी शामिल है। इसके बाद आपके पास आ जाता है डिविडेंड। तो रिमेंबर दैट डिविडेंड रिसीव फ्रॉम यूके एंड ओवरसीज कंपनीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम कॉर्पोरेशन टैक्स। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम यूके एंड ओवरसीज कंपनीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम कॉर्पोरेशन टैक्स। सो इसलिए इसे TTP की कैलकुलेशन में यानी टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाता। चार्जेबल गेन लॉसेस के हवाले से कॉर्पोरेशन टैक्स ही चार्ज किया जाता है कंपनी के ऑल गेन्स में। यानी जैसे इंडिविजुअल के हवाले से रूल ये था कि उसके चार्जेबल गेन को सेपरेट रेट पे टैक्स किया जाता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज ऑल्सो चार्ज ऑन एनी चार्जेबल गेन बट अराइज ऑन चार्जेबल डिस्पोजल मेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, राइट। तो अकाउंटिंग पीरियड में जो भी चार्जेबल डिस्पोजल हुए उन पे जो आपके पास गेन है उस पे चार्ज किया जाएगा टैक्स, लेकिन किस रेट पे? 19% पे। क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन क्या है? ऑल डोनेशन टू चैरिटी बाय कंपनी। जो भी डोनेशन कंपनी ने चैरिटीज़ को दिए हैं वो सारे के सारे डोनेशन कंसिडर किए जाते हैं, एक्सेप्ट दोज अलाउड एज अ ट्रेडिंग एक्सपेंस, सिवाय उनके कि जिन्हें एक्सपेंस अलाउ कर दिया गया। एक चीज़ अगर पहले ही एक्सपेंस के तौर पे अलाउ कर दी गई है तो ऑलरेडी इसने प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया, फिर वो क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन नहीं होगी। एंड अनअलाउएबल डिडक्शन फ्रॉम टोटल प्रॉफिट एंड कंप्यूटेशन। द रिलीफ इज रेफर्ड एज क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन। चैरिटेबल डोनेशन बाय कंपनी आर पेड ग्रॉस। मीन्स आप इंडिविजुअल के हवाले से देख चुके थे कि चैरिटेबल डोनेशन जो है वो नेट पे किया जाता है, बट यहाँ पे कंपनीज़ के हवाले से चैरिटेबल डोनेशन ग्रॉस पे किया जाता है। टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो आपके पास डोनेशन टू चैरिटी की जो कि कंपनी ने दिए हैं वो फिर इस लिहाज से इंडिविजुअल से डिफरेंट है। सो दिस इज सिंपल सी टैक्स illustration. You have been given tax adjusted trading profit. In this you have to add property income, add interest receivable, add chargeable gain, dividend from UK company is not considered and qualifying charitable donation would be subtracted. So that is how you will calculate total taxable profit. So this is the situation. आपके पास क्वेश्चन में डिविडेंड फ्रॉम यूके कंपनीज दिया तो जाएगा लेकिन टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट में से आपने इंक्लूड नहीं करना और QCD आपका लेस कर दिया जाएगा। रिमेंबर दैट डिविडेंड रिसीव्स आर नॉट इंक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटिंग टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट एज दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम कॉर्पोरेशन टैक्स, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन टैक्स से एग्जेम्प्ट है। टैक्स अंडरस्टैंडिंग 2 की बात करें तो इसमें भी आपके पास टैक्स जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट में प्रॉपर्टी इनकम ऐड, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऐड, चार्जेबल गेन ऐड कर देंगे और क्वालिफाइंग डोनेशन लेस कर देंगे। डिविडेंड फ्रॉम यूके कंपनी को ट्रीट नहीं करेंगे। कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी आपके पास 19% के रेट पे कैलकुलेट की जा रही है फाइनेंस एक्ट 22 में भी।
तो पिछले सालों में भी ये रेट आपके पास 29 फाइनेंस एक्ट 2021 में और 2020 में भी 19% था, तो इसलिए इसकी कंपटीशन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सो डजेंट मैटर आपके पास आपका अकाउंटिंग ईयर जो है वो टैक्स ईयर के हवाले से एंड होता है या कोई डिफरेंट डेट को एंड होता है, इट डजेंट मैटर। So if Z Limited has a total taxable profit of 1,48,000 for the year ended 31st March 23, तो हम क्या करेंगे कंसिडर कि 1,48,000 पे 19% टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ द कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी ऑफ Z Limited. In this question, Sycamore Limited was the following result. टैक्स जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट 320,000 है, इसमें चार्जेबल गेन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 3,30,000। अब 3,30,000 की टोटल अमाउंट पे आपने टैक्स लायबिलिटी 19% के रेट पे कैलकुलेट करनी है। रिमेंबर यू हैव टू इग्नोर द डिविडेंड इनकम। अकाउंटिंग पीरियड अगर आपका चेंज है 31 मार्च नहीं है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि पिछले साल भी आपका जो कॉर्पोरेशन टैक्स रेट था वो 19% है। सो अगर आपके पास ये मेंशन किया गया है कि टोटल प्रॉफिट कंपनी का 4 लाख है और ये कंपनी जो है वो उसका ईयर एंडिंग 30 सितंबर 22 है, तो इसका मतलब है अगर हम टैक्स ईयर के हवाले से देखें तो इसके 6 मंथ्स 22-23 के टैक्स ईयर में आते हैं और 6 मंथ्स 21-22 के टैक्स ईयर में आते हैं। बट इट डजेंट मैटर। वाई डजेंट मैटर? बिकॉज पिछले साल भी आपका टैक्स रेट 19% ही था। सो सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट 4 lakhs 19% एज योर टैक्स लायबिलिटी। सो इट डजेंट मैटर, योर अकाउंटिंग पीरियड इज़ डिफरेंट फ्रॉम टैक्स ईयर। ना ट्रेडिंग प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट कर रहे थे इंडिविजुअल के हवाले से, जब ट्रेडिंग प्रॉफिट से टैक्स जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे तो सर्टन एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर दिया जाता था। वो सब एक्सपेंसेस आपके पास यहाँ पे भी डिसअलाउ किए जाते हैं, लेकिन इसमें 4 डिफरेंस हैं। पहली बात है प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट की। सेकंड, इंटरेस्ट पेबल इंटरेस्ट रिसीवेबल, दिस इज सेट टू बी लोन रिलेशनशिप रूल जो कि कंपनीज के हवाले से अप्लाई किया जाता है। डिविडेंड पेबल एंड कैपिटल लॉन्स, ये 4 आपके पास पॉइंट हैं। कैपिटल लॉन्स भी प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट की वजह से चेंज आता है। सबसे पहले बात करें प्राइवेट एडजस्टमेंट की, तो कोई भी प्राइवेट एक्सपेंसेस डायरेक्टर का है, एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी का है, वो फुली अलाउेबल है प्राइवेट एक्सपेंस। सोल ट्रेडर की सूरत में कोई भी प्राइवेट एक्सपेंस अलाउेबल नहीं होता था, उसे ऐड बैक कर दिया जाता था एज डिसअलाउ एक्सपेंसेस, बट यहाँ पे इसे फुली अलाउ कर दिया जाता है। एनी प्राइवेट यूज़ ऑफ एसेट बाय डायरेक्टर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी वो इग्नोर कर दी जाती है कैपिटल लॉस कैलकुलेशन में। रिमेंबर दैट कि वहाँ पे सोल ट्रेडर जो भी एसेट अपने प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ करता था तो उसकी बेस पे जितने परसेंट एसेट उसने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया था उतने ही परसेंट उसे कैपिटल लॉस अलाउ किया जाता था। रिमेंबर, तो वो आपके पास यहाँ पे सिचुएशन नहीं है। डायरेक्टर और एम्प्लॉय में हाउएवर सफ़र इनकम टैक्स ऑन द प्राइवेट यूज़ ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। सो हाँ, उन्हें टैक्स कैसे पे करना पड़ेगा? दिस इज़ टू बी कंसिडर देयर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट उनकी इनकम में शामिल होकर उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो डायरेक्टर एम्प्लॉय को ऐसे पे करना पड़ेगा टैक्स, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। इंटरेस्ट पेबल रिसीवेबल के हवाले से लोन रिलेशनशिप रूल है आपके पास, ये इन्होंने मेंशन किया है जिसे हम आगे देखेंगे। और डिविडेंड पेबल बाय अ कंपनी आर एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मींस यूज़ ऑफ प्रॉफिट की, ये आपके पास ट्रेडिंग एक्सपेंस के तौर पे अलाउ नहीं है, आप इसे एक्सपेंस कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन सम इन्फॉर्मेशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ हार्ट लिमिटेड, ग्रॉस प्रॉफिट, रेंटल इनकम आपको दी गई है, रेंट एंड रेट, डिप्रिसिएशन हमेशा डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस है। एंटरटेनिंग एंड गिफ्ट के हवाले से रूल वही हैं जो आपने चैप्टर 5 में देखे थे। डिलीवरी कॉस्ट, कार एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस। तो पहली बात कर रहे हैं कि एंटरटेनिंग एंड गिफ्ट कंप्राइज ऑफ गिफ्ट टू कस्टमर, क्रिसमस शैम्पेन। इफ इट इज़ शैम्पेन फूड आइटम देन इट इज़ नॉट अलाउएबल, सो इट इज़ डिसअलाउएबल, ऐड बैक कर दिया जाएगा इसे। स्टाफ क्रिसमस पार्टी, सो स्टाफ क्रिसमस पार्टी जो है आपके लिए अलाउएबल एक्सपेंसेस, स्टाफ की इंटरटेनमेंट के लिए कुछ एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं तो अलाउएबल हैं। देन आ जाती है क्लाइंट क्रिसमस पार्टी। क्लाइंट Christmas party is not allowable, disallowable expense. And then it is car expenses represent cost for the director's car. He uses the car 60% for private use. So हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसका private use करना इसको matter नहीं करता. So all expenses are fully allowable. Miscellaneous include a fine of 3,500 for breach of health and safety. Miscellaneous includes a fine of 3,500 for breach of health and safety regulation. तो फाइन जो है वो आपके लिए डिसअलाउएबल है, इसे हम ऐड बैक कर देंगे। सो अगेन वी कंसिडर दैट यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज़ 2,37,380, ऐड बैक कर देंगे वो एक्सपेंस जिन्हें डिसअलाउ किया जाता है, तो डिप्रिसिएशन आपका डिसअलाउएबल एक्सपेंस है, इट शुड बी ऐड बैक। और इसके अलावा एंटरटेनमेंट के हवाले से हमने देखा कि जो क्रिसमस पार्टी है इसकी स्टाफ की, दैट इज़ अलाउएबल, बट गिफ्ट टू कस्टमर इज़ नॉट अलाउएबल। क्यों नहीं अलाउएबल? क्योंकि ये फूड आइटम है, एंड क्लाइंट क्रिसमस पार्टी इज़ नॉट अलाउएबल, सो ये दोनों ऐड बैक कर दी जाएंगी। कार एक्सपेंसेस जो है फॉर दिस रीज़न कि आपके पास उसने प्राइवेट यूज़ किया, इट डजेंट मैटर, कंपनी के सिलसिले में अलाउएबल है। और मिसलेनियस में फ़ाइन है, फ़ाइन जो है आपके लिए डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर है। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट, देन रिकॉर्ड दिस दैट रेंट एंड रेट्स हैड नो डिफरेंस इन रूल्स, सो रेंट एंड रेट्स जो भी हैं वो आपके पास ज़ीरो मेंशन कर दिए जाएंगे। दिस इज़ द प्रेजेंटेशन। डिप्रिसिएशन ऐड बैक, गिफ्ट टू कस्टमर ऐड बैक, स्टाफ कस्टमर पार्टी आपके पास अलाउएबल है, सो ज़ीरो मेंशन कर देंगे अगेन। क्लाइंट एंटरटेनिंग आपके लिए क्या है, डिसअलाउ, तो ऐड बैक। डिलीवरी कॉस्ट इज़ अलाउएबल, सो ज़ीरो, कार एक्सपेंसेस ज़ीरो, और फाइन 3,500। आफ्टर दैट यू हैव टू डिडक्ट द रेंटल इनकम। वाई सो? रेंटल इनकम क्यों डिडक्ट? इट इज़ बिकॉज कि आपके पास आप सिर्फ टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर आप टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट या एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर्टी इनकम या सेविंग इनकम वगैरह शामिल नहीं होंगे, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ डिडक्टेड हियर। नो क्वेश्चन इज गिवन। कॉन लिमिटेड रन्स अ स्मॉल प्रिंटिंग बिजनेस एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर विशेस टू न्यू द अमाउंट ऑफ द कंपनीज टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। व्हाट दे वांट टू नो? कंपनीज टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आ रहा है उसे कंसिडर करना है। यू आर प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, gross profit and so on. You have been given, you have to start from 2598. Now the detail, the profit on the sale of premises relate to the sale of small freehold industry unit in which the company stored paper before building the extension. So as this has been added in this amount of profit, हमने profit की जो calculation शुरू करनी है tax adjusted trading profit की, वो यहाँ से start करनी है, और इस 2598 के अमाउंट में 1750 का profit भी शामिल है। So while calculating the tax adjusted profit we have to deduct this amount, 1750 की जो अमाउंट है वो हम डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। Then miscellaneous expenses is made up of as follows. Subscription to printer association allowable है, आपके लिए जो प्रोफेशनल बॉडीज़ को पे की जाए सब्सक्रिप्शन वो अलाउबल होती है, सो दिस इज़ अलाउबल, इट शुड बी मेंशन ज़ीरो। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल चैरिटी, यहाँ पे याद रखना है कि कंट्रीब्यूशन अगर आप नेशनल चैरिटी को कर रहे हैं तो ये अलाउबल नहीं है। कंट्रीब्यूशन टू लोकल चैरिटीज़ अलाउबल, नॉट नेशनल चैरिटीज़। गिफ्ट टू कस्टमर, कैलेंडर्स जिनकी कॉस्ट 7.5 पाउंड ईच है और उस पर कंपनी का नाम भी है, मीन्स एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए है, तो दिस इज़ अलाउबल, सो ज़ीरो विल बी मेंशन देयर अगेन। टू फूड हेम्पर्स अलाउबल नहीं है, तो ये आपके पास ऐड बैक कर दिए जाएंगे। अदर अलाउबल एक्सपेंसेस एज दोनों ने मेंशन ही कर दिया अलाउबल, तो उनके लिए भी ज़ीरो मेंशन कर देंगे। A director uses the car 75% of business purpose and 25% for private purpose, doesn't matter, allowable expense है ज़ीरो ही लिखेंगे। Repair and renewals comprises the following, इसमें रीडेकोरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंस है, अलाउबल है, ज़ीरो मेंशन कर देंगे। और बिल्डिंग एक्सटेंशन टू इनलार्ज पेपर स्टोर, तो एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग इज़ अ कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंस, तो दिस शुड बी एड बैक, मीन्स ये डिसअलाउबल है। स्टाफ वेजेस इंक्लूड 182 फॉर स्टाफ क्रिसमस लंच, तो स्टाफ के लिए कोई भी फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जा रही है ओवरऑल दैट इज़ एग्जाम, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज ज़ीरो। तो आपने अपनी कैलकुलेशन इन्होंने मेंशन भी किया 2598 से स्टार्ट करनी है, एंड साथ में आपने वो एडजस्टमेंट जिनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मींस अलाउबल एक्सपेंसेस हैं अकाउंटिंग के लिहाज से भी और टैक्स अथॉरिटीज़ के हवाले से भी, उन्हें ज़ीरो लिख कर मैंशन करना है। कैपिटल लॉस के हवाले से भी वही बात है कि आपके रूल्स वगैरह वही हैं जो कि इंडिविजुअल के थे, बट इन केस ऑफ कंपनी वन अनदर अलाउंस इज अलाउड दैट इज नेम्ड एज enhanced capital allowance, and this is said to be for those assets which have purchased between 1st April 21 to 31st March 23. So it is named as super deduction allowance, and this is provided at the rate of 130%, means अगर if you have purchased an item of 1 lakh तो आपको उस पर 1,30,000 का super deduction allowance अलाउ है। Apart from this 50% of first year allowance for special rate pool asset,
स्पेशल रेट पूल एसेट पे आपके पास 50% का फर्स्ट ईयर अलाउंस भी अवेलेबल है. सो दिस विल बी गिवन टू यू इन द एग्जाम, बट रिमेंबर दैट दिस सुपर डिडक्शन अलाउंस इज नॉट अवेलेबल फॉर सेकेंड हैंड एसेट्स. मीन्स इफ यू हैव परचेज अ सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, द सुपर डिडक्शन अलाउंस इज नॉट अवेलेबल देयर. Not available again on cars and assets which are purchased in the final period of trade. So these three type of assets हैं कि जिन पे आपको super deduction allowance allow नहीं है. Remember again that these are to be allowed on those assets which have been purchased between 1st April 21 to 31st March 23. So इस period के दौरान whatever new plant and machinery you have purchased, you have been allowed a super deduction allowance of 130%. मीन्स एसेट की वैल्यू से ज़्यादा आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अ 50% फर्स्ट ईयर अलाउंस इज ऑल्सो बी गिवन फॉर स्पेशल रेट पूल आइटम. बट अगेन दीज अलाउंस आर और दीज रिलीफ्स आर नॉट अवेलेबल फॉर सेकेंड हैंड एसेट, कार्स एंड एसेट्स दैट आर परचेज इन द फाइनल ईयर ऑफ ट्रेड. सो देयर इज अ क्वेश्चन. स्पिरिट्स लिमिटेड हैज़ एन अकाउंटिंग रेफरेंस डेट ऑफ 31st March. ड्यूरिंग द ईयर 31st March 23, Spirits Limited purchased new fixed machinery costing 5 million, right? So they have purchased a new machinery which has a cost of 5 million and new integral feature costing 15 million. The balance brought forward on the main pool is nil. There is no balance brought forward in the main pool. You have to calculate maximum capital allowance Spirits Limited can claim for the year ended 31st March 23. So first of all, whatever asset you have purchased for 5 million, it will attract a super deduction allowance at the rate of 130%. So if you consider what is the 130% of 5 million, so this would be 6.5 million. So 6.5 million of the value of plant and machinery will attract the super deduction allowance. Apart from this, you know that the integral features are said to be those assets which are to be recorded in special rate pool. ये वो assets हैं कि जिन्हें हम special rate pool में record करते हैं. So as per rule इन पे 50% allowance allow किया जाएगा. How it is calculated? First, as you know that this asset is of 1500,000. So you know that 1 million of annual investment allowance is available and in priority it is allocated to the special rate pool item. तो आपके पास जो भी एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस मौजूद है वो पहले प्रायोरिटी में स्पेशल रेट पूल पे अप्लाई किया जाता है. सो हमने 15 लाख में से 10 लाख AIA प्रोवाइड कर दिया, बाकी रह गया 5 लाख. तो इस 5 लाख पे भी आपको 50% फर्स्ट ईयर अलाउंस प्रोवाइड किया जा रहा है in case that assets are purchased between these two dates, 1st April 21 to 31st March 23. So it is 5 lakhs 50%, 2,50,000. So remember that it is not so that if you have been provided a super deduction allowance, there is no annual investment allowance. Annual investment allowance के अलावा this is said to be enhanced capital allowance that is provided for companies only. Remember, not for individuals. So the format is quite similar. Apart from this particular adjustment that relate to owners private use of asset, वो इसमें मेंशन नहीं की जाती क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट यूज़ ऑफ डायरेक्टर और प्राइवेट यूज़ ऑफ एम्प्लॉई जो है वो इग्नोर की जाती है, उसे बिजनेस एक्सपेंस ही कंसिडर किया जाता है. इफ़ द अकाउंटिंग पीरियड इज़ शॉर्ट, द अलाउंस आर गिवन फॉर अकाउंटिंग पीरियड बाय रेफरेंस टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल इन दैट अकाउंटिंग पीरियड. And as a sole trader, if the accounting period is less than 12 months, AIA and WTA are proportionately reduced, but FYI are always given in full. Long accounting period, unlike sole traders, where a company has a long period of account, it should be divided into 2 periods. Means ये नहीं हो सकता कि कंपनी का जो accounting period है वो 12 महीने से ज़्यादा हो. If it is 18 months, then we have to divide it into 2 accounting period. If the period of account is 18 months, then it will be divided into 2 accounting period. First for 12 months and second for 6 months. So there is no chance of have a longer accounting period for companies. Private use adjustment, as we have considered, this is not allowed. Now next question is, Bill Limited prepare accounts to 31st March. The company's tax return on value at 1st April 22 on the main pool was 23,500.
In the 2 years ended 31st March 24, the following capital transaction took place. 1st November 22 purchased new plant for 13,260, right? So this is purchased on 1st November 22, means this is a date in between 1st April 21 to 31st March 23. So it will be attracted by super deduction allowance. इस 13,260 का 130% super deduction allowance लेंगे. On 10th November 22, sold 2 lorries purchased for 8,450 each for 2,500 each. So rule is the same. If you have to subtract it from main pool at the lower value, which is said to be sale price or original cost, whichever is less. So in this case the purchase price is greater, sale price is less, so we have to deduct 2,500 each. Apart from this, purchase 2 new new replacement lorries for 5,250 each. So you have purchased 5,250 each of new lorries that will be added in the main pool and will attract again the super deduction allowance of 130%, because date again is in between those dates which I have mentioned to attract super deduction allowance. On 1st November 23, purchase a car with CO2 emission 49 grams per kilometer. The car will be used by the MD 25%. Doesn't matter if he is using this car for private purpose. We have to consider the normal allowance. It will be recorded at in the main pool, because if the new car has a CO2 emission of between 1 to 50%, it will be recorded in main pool. Then on 1st December 23, sold a machine for 12,000. It has a cost of 18,600. So we have to deduct this 12,000 from the main pool. So that is how it will be applied. First you have the total return on value opening balance. Then the plant and machinery that is purchased in between dates which are said to be 1st April 21 to 31st March 23. So इस दौरान जो भी एसेट परचेज किया गया उसका 130% अलाउंस दिया जाएगा. तो 13,260 का 130% 17,000, और जो 2 लॉरीज परचेज की थी उनकी टोटल कॉस्ट बनती है 5,250 into 2 means 10,500. So 130% of this also will be given as super deduction allowance. So this is whole 30,888 of super deduction allowance. Then we have to consider the disposal. 2 cars are disposed for 5,000, so 5,000 will be subtracted. Then return on allowance is claimed at the rate of 3,330, which is 18% of 18,500. Now the return on value that is to be transferred to the next year is 15,170, and total allowance for the year is 34,280. Next year on this 15,170 we will add the asset that is not qualified for annual investment allowance and first year allowance, and these are car with a CO2 emission of 49 grams. This will be added to this 15,170 of opening amount, and then 12,000 of asset that has been disposed should be subtracted from there. Now you have to consider the remaining value is 10,670, and 18% of this value would be recorded for current year allowance. So that is how it will be calculated. Same is the case in this understanding. Ellingham Limited is a UK resident company that manufacture aeroplane. The company has always prepared accounts to 31st December in each year and has now decided to change its account preparation date to 31st March. So the period of account will be for 15 months. From 1st January 22, the total return on value of plant and machinery were as follows. You have been given this value in the main pool and in the short line. So new heating system is purchased for 12,800. You need to consider the date. You need to consider that whether it should be recorded in main pool or special rate pool. यहाँ पे आपने थोड़ा सा केयरफुली देखना है. फर्स्ट दैट पॉइंट दैट whichever asset is purchased between 1st April 21 to 31st March 23, it will attract super deduction allowance. Then इसके बाद आपके पास इसके अलावा कोई asset purchase किया गया है तो ये कंसिडर किया जाएगा whether it should be recorded in the column of main pool or special rate pool. If it is to be recorded in special rate pool, then annual investment allowance is first allocated to this. So that is why new heating system. Apart from this, we have purchased new equipment on 5 June 22. Date is again in between 1st
April 21 to 31st March 23. So it will attract the super deduction allowance at the rate of 130%. On 1st November, new van is purchased. Again, it will attract the 130% of super deduction allowance. On 11th December, new car with a zero CO2 emission is purchased. It will attract the first year allowance. And 15th August, lorry is sold for 14,160. So this lorry has a cost of 21,600. So we have to subtract this value 14,160, whichever is less. Short life asset is 5,520. It is sold for 5,520. So we need to consider how much amount is related to this. Again, the point to be remembered is that this is a 15-month ending period. So you have to consider from 1st January 22 to 31st December 22 first accounting period, and 1st January 23 to 31st March 23 a second accounting period. So this is the treatment. First you have to record the opening written down values, right? Then we have to record the not qualifying asset which has a CO2 emission of less than 50 grams in the main pool. The equipment which has a cost of 10,800,000 will attract 130% of allowance, super deduction allowance, and van which has a cost of 7,200 also attract the super deduction allowance. So total super deduction allowance is this will be mentioned in allowance column. Next we have to consider that heating system is said to be part of special rate pool item, and annual investment allowance is allocated to this 12,800, and the disposal of 14,160 is subtracted, and the short life asset disposal is also considered. After that, the return on value is 1,46,880, and if you remember, whenever the short life asset has been disposed of, the remaining would be provided as allowance in the year of sale. So on this 1,46,880, you have to calculate the allowance at the rate of 18%. Car with a zero CO2 emission will attract first year allowance, so solely it will be recorded in the capital allowance. So this is the treatment. We have to consider the dates consider करनी है आपने, क्योंकि आपको 2 अकाउंटिंग पीरियड के हवाले से कैलकुलेशन करनी है. प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर के हवाले से अगेन रूल वही है कि कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ़ यू हैव इनकर्ड 7 years बिफोर द स्टार्ट ऑफ ट्रेड, इट विल बी कंसिडर्ड लाइक दैट यू हैव इनकर्ड ऑन द डेट ऑफ द बिजनेस हैज स्टार्टेड. So, and revenue expenditure incurred in the 7 years before a company commenced to trade, which would have been allowable if the company was trading, is treated as an expense on the day the company start trading. And any capital expenditure is treated as if bought on the first day when the trade commences, and capital loss will be claimed in the first capital loss computation. So this is the treatment for free trading expenditure. Now the interest relationship rule, the presentation of interest relationship rule. First we need to consider the purpose of interest expense to be paid. Means हमने लोन जो लिया है वो किस पर्पस के लिए लिया है, ट्रेड पर्पस के लिए या नॉन ट्रेड पर्पस के लिए लिया है. तो अगर हम इंटरेस्ट रिसीवेबल की बात करें तो देयर इज़ नो ट्रेड पर्पस इंटरेस्ट रिसीवेबल. ट्रेड पर्पस इंटरेस्ट पेबल इज सेड टू बी ऑन अ लोन टेकन आउट टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ट्रेड. अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी ट्रेड में बिज़नेस में परचेज़ करने के लिए ली है और उसके लिए लोन लिया है, तो वो उस पर इंटरेस्ट आपका ट्रेड पर्पस के लिए पे किया जाता है, ये कंसिडर करते हैं. ऑल आर लोन टेकन आउट टू परचेज अ प्रॉपर्टी यूज फॉर ट्रेडिंग पर्पस. मीन सम ऑफिस बिल्डिंग हैज़ बीन परचेज टू बी यूज्ड एज ट्रेडिंग ऑफिस और बिजनेस ऑफिस, then the loan taken for this is also considered to be for trade purpose. On a loan or overdraft to fund daily operation, business चलाने के लिए आपने कुछ लोन लिया है, वो भी आपका ट्रेड पर्पस है. On loan notes to fund trading operation, या लोन नोट इशू किए हैं ट्रेडिंग ऑपरेशन के लिए, वो सब आपके इसमें आते हैं. सो रिमेंबर वन थिंग, जो भी आपके पास ट्रेड पर्पस के लिए इंटरेस्ट आपने पे किया, दैट इज सेड टू बी अलाउेबल. क्या है ये? अलाउेबल है. अलाउेबल है तो क्या मतलब, एक अकाउंटिंग के लिहाज से भी हम इसे एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और टैक्स अथॉरिटीज़ भी इसे एक्सपेंस ही मानती हैं. नॉन ट्रेड पर्पस के लिए जो इनकम है, दैट इज़ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक अकाउंट
एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट सच एज गिल्ड्स एंड लोन नोट। और नॉन ट्रेड पर्पज़ के लिए जो आपका लोन है वो है लोन टू परचेज अ कमर्शली लेट प्रॉपर्टी वेयर द रेंट वुड बी टैक्सेबल एज प्रॉपर्टी बिजनेस, जहाँ पे हमने किसी प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए लोन लिया था बट ये प्रॉपर्टी हमने लेट आउट करनी है, सो दैट इज सेड टू बी नॉन ट्रेड पर्पज़ लोन एंड अ लोन टू एक्वायर शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। सो दिस इज़ द नॉन ट्रेड पर्पज़। तो अब इनकी ट्रीटमेंट ये है कि जो भी आपके पास इंटरेस्ट रिसीवेबल है नॉन ट्रेड पर्पज़ के लिए, उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस पेबल जो है वो डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट को कंसिडर किया जाएगा एंड दीज शुड बी रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन नॉन ट्रेड पर्पज़ लोन। इंटरेस्ट पेड एंड पेबल ऑन बोरोइंग फॉर ट्रेडिंग पर्पज़ इज़ डिडक्टेबल, जैसे बात हो चुकी है, अलाउेबल है तो डिडक्टेबल है। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोइंग फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पज़ इज़ एडेड बैक टू ट्रेडिंग प्रॉफिट, इट शुड बी एडेड बैक टू ट्रेडिंग प्रॉफिट। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दिस इज़ डिसअलाउेबल। सो डिसअलाउ एक्सपेंस को क्या किया जाता है? ऐड बैक किया जाता है। एंड इसकी एक सेकंड ट्रीटमेंट भी है। सेकंड ट्रीटमेंट क्या है कि पहले तो हमने इसे ऐड बैक करना है, फिर हमने इंटरेस्ट इनकम में से डिडक्ट करके फिर उसी अमाउंट को इंटरेस्ट इनकम में से डिडक्ट करके नेट अमाउंट कैलकुलेट करनी है, राइट? और इस नेट अमाउंट को ट्रीट किया जाएगा। रिमेंबर दैट यू हैव बीन गिवन ओनली द सिचुएशन वेयर इंटरेस्ट इनकम इज़ ग्रेटर दैन इंटरेस्ट एक्सपेंस। आपको दूसरी कोई सिचुएशन नहीं दी जाएगी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका ग्रेटर आ रहा है इंटरेस्ट इनकम से। सो रिमेंबर दैट दिस इज मेंशन हियर इन DX एग्जामिनेशन ऑल इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी इज पेड ग्रॉस एंड आल्सो companies are required to deduct income tax from payment of interest. So it will be mentioned later on. So it is not mentioned here, so we will consider it later on. Impaired debt के हवाले से कुछ रूल हैं। Impaired debt means bad debt. So bad debt are allowable expense. जैसे अकाउंटिंग के लिहाज से आपके पास allowable expense है bad debt, वैसे ही टैक्स अथॉरिटीज़ भी कंसिडर करती हैं। एंड आल्सो द रिकवरी ऑफ ट्रेड डेट विच इज़ प्रीवियसली रिटन ऑफ एज टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम, सो इट विल बी आल्सो कंसिडर्ड एज अलाउएबल इनकम। मीन्स कि जैसे बैड डेट आप अकाउंटिंग के लिहाज से राइट ऑफ करते हैं तो टैक्स अथॉरिटीज़ भी कहती हैं कि इसे राइट ऑफ किया जा सकता है, सो ये अलाउएबल एक्सपेंस हो गया। और अगर आपने कोई ऐसी अमाउंट जो प्रीवियस ईयर आपने बैड डेट लिखी थी इस साल आपने रिकवर कर ली है, तो it should be recorded as trading income in accounting as well as in tax rules. The write-off of impair of non-trade debt is an allowable deduction from interest income. Means non-trade debt के हवाले से जो आप write off कर रहे हैं impaired debt को, जैसे कि लोन टू कस्टमर हो गया, ये आप इंटरेस्ट इनकम में से डिडक्ट करेंगे। The write-off must be added back when calculating tax adjusted trading profit. और चूँकि ये डिसअलाउ है इसलिए इसे ऐड बैक कर दिया जाएगा। Non-trade debt. Non-trade debt means loan provided to customer or employee or supplier. Supplier को भी लोन प्रोवाइड किया जाए, वो भी आपका नॉन ट्रेड पर्पज़ का लोन है। ऑल इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी इज डिडक्टेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। आपने एक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है और अकाउंट्स भी कंपनी ने एक्रूअल बेसिस पे प्रिपेयर करने हैं। इफ़ ओनली कैश पेमेंट रिसिप्ट आर प्रोवाइडेड दिस मस्ट बी एडजस्टेड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्रूअल। तो जैसे आप कैश फ्लो क्वेश्चन में अकाउंट बनाकर फाइंड आउट करते थे कि क्या अमाउंट आपने रिसीव या पे किया है, वैसे ही इफ़ यू हैव बीन गिवन कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट you have to consider the opening and closing accruals, adjust them and find them what is the amount to be charged to profit and loss account. Where interest income exceed non-trade related interest payable, the net income is assessed as interest income in the taxable total profit. So this situation where non-trade related interest payable exceed is not examinable. So ये वो बात मैं बता रहा था कि आपकी इंटरेस्ट इनकम ग्रेटर होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस से, ये सिचुएशन आपको दी जाएगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं दी जाएगी जिसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस ग्रेटर हो इंटरेस्ट इनकम से। सो दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। ट्रिनिटी लिमिटेड अ क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर रिसीव बैंक इंटरेस्ट ऑफ 2800। सो ये रिसीव किया कैश में उसने। सो वी नीड टू एडजस्ट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्रूअल इफ गिवन। अनपेड लोन इंटरेस्ट ऑफ 19,500। द लोन नोट वर इशूड ऑन in January 22. Why?
टू रेज फाइनेंस फॉर द परचेज ऑफ न्यू पैकिंग मशीन एंड देयरफॉर इज अ ट्रेड डेट। सो अगर आपका ट्रेड डेट है तो ट्रेड डेट पे जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो अलाउेबल एक्सपेंस है। द कंपनी प्रिपेयर अकाउंट टू 31st December ईच ईयर। एक्रूड लोन नोट इंटरेस्ट इज पेबल एट द रेट ऑफ 9,000 एट 31st December। तो साल में आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो और साल के एंड में जो आपने पे करना है 9,000 वो गिवन है, सो इसे आपने कंसिडर करना है। सो 19,500 आपने जो इंटरेस्ट पे कर दिया है और 9,000 जो आपने पे करना है, टोटल ये 28,500 हो जाएगा। देयर वाज नो इंटरेस्ट रिसीवेबल at either 31st December 21 and 22. So what you have to consider, the bank interest receivable is only 2,800, it will be recorded, while loan interest payable is 19,500 that is paid and 9,000 that is to be paid. So both will be added to find out the total income of total expense of 28,500. No adjustment will therefore be required for tax purpose. Now this is a question, again simple question. PQR prepare its account to 31st December. Company uses 1 lakh of 12% loan note on 1st May 22. 1st May 22 को कंपनी ने लोन लिया 1 लाख का एट द रेट ऑफ 12%. द प्रोसीड ऑफ द इशूअर यूज टू परचेज अ न्यू फैक्ट्री विच इज़ ट्रेड रिलेटेड लोन. सो आप इसको फैक्ट्री पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अमाउंट आपने जस्ट कैलकुलेट करनी है. 1 लाख आपके पास अमाउंट है, 12% इसका इंटरेस्ट है फॉर द पीरियड ऑफ 8 मंथ्स फॉर द ईयर. सो ये आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा 8,000 and this is for trade purpose, so allowable trade expense. Now in this question you have to consider the information carefully. The profit before tax of Smith Company per the statement of profit and loss for the year ended this is 1,05,950. Depreciation disallow है, add back करेंगे. Loan interest payable on trade related loan ये allowable है तो 0 लिख देंगे. Bank interest payable and bank interest receivable is mentioned to you. So net off करके इसको present करना होता है. So bank interest receivable include an accrual of 2,340 as at 31st December and 1,210 as at 31st December 21. There were no accrual in respect of loan note or bank interest payable at either beginning or at end. So जो interest receivable है, the question is whether it should be adjusted with this 2,340 amount and 1,210 amount. साल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के हवाले से इसे एडजस्ट किया जाएगा. थिंक इट. Answer is no. Why so? We have been given the information that whatever amount of interest received, it should be adjusted by the opening and closing balance of accrual. तो इसे क्यों एडजस्ट नहीं किया जाएगा? Because that we have been given wording receivable, not received. So ये receivable given है, यानी इस साल की इनकम ही आपको given है. इनकम given है तो इसको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस से एडजस्ट नहीं करना. Right? The wording is very important. The bank interest is payable on loan to purchase an investment property which is a non-trade related loan. तो ये 6590 आपका non-trade related है. एक दफ़ा से हम ऐड बैक करेंगे एंड देन फिर इन दोनों का डिफरेंस आपके पास भी ट्रीट किया जाएगा. कैपिटल लोन 11,800 है. So this is how it will be calculated. First you have to mention the profit, right? Then non-trading expense जो disallow है वो ऐड किया जाएगा एंड डिप्रिसिएशन ऐड की जाएगी, राइट? कैपिटल लोन्स और जो आपकी नॉन ट्रेड पर्पज़ के लिए इंटरेस्ट इनकम है वो आपके पास ऐड करके आउटर कॉलम में रिकॉर्ड की जाएंगी. देन वट एवर इज़ योर इनकम इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम योर profit per account to find out the tax adjusted trading profit that you find there. Now the further adjustment is that the interest income, the difference of interest income and interest expenses again added back. So these are two treatment in accordance with loan relationship rule. First you need to add up the disallowable expense and deduct the interest income, and then the difference of these should be again added back in tax adjusted trading profit. So remember that आपको कभी ये रूल नहीं मेंशन करेंगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस ग्रेटर है इंटरेस्ट इनकम से. So this is how it will be calculated. प्रॉपर्टी इनकम के हवाले से प्रॉपर्टी इनकम आपके पास
उसी तरह कैलकुलेट की जाएगी जैसे इंडिविजुअल की सूरत में, लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेस जिन्हें हमने कंसिडर करना है। एक ये कि प्रॉपर्टी इनकम हमेशा एक्रूअल बेसिस पर कैलकुलेट की जाएगी, हमेशा। सेकंड, द कंपनी इज असेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी इनकम राइजिंग इन द अकाउंटिंग पीरियड, नॉट इन द टैक्स ईयर। हम अकाउंटिंग पीरियड के लिहाज से इनकम को देखेंगे। इंडिविजुअल के लिहाज से हम देखते थे कि टैक्स ईयर में कितनी इनकम अर्न की है, फ्रॉम 6 अप्रैल 22 टू 5 अप्रैल 23, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड के हवाले से देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल इज़ डिफरेंट, कि आपके पास इंडिविजुअल की सूरत में इंटरेस्ट एक्सपेंस को टैक्स रिड्यूसर के तौर पे यूज़ किया जाता था, यानी अगर आपने 1000 इंटरेस्ट पे किया तो उसका 20% आपकी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी लॉसेज आर डिफरेंट एरिया। प्रॉपर्टी लॉसेस के हवाले से ट्रीटमेंट यह है कि दीज शुड बी फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट टोटल प्रॉफिट ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड, देन कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे ताकि उसे टोटल प्रॉफिट बिफोर QCD इन फ्यूचर में सेट ऑफ किया जाए। ऑल्सो इस पर ग्रुप रिलीफ की भी बात करेंगे लेटर ऑन। द लॉस ऑफसेट अगेंस्ट टोटल प्रॉफिट ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड इज ऑटोमेटिक, मीन्स यू डोंट हैव टू क्लेम दैट। एंड लॉस इज नॉट ऑफसेट, वो आपके पास सेम अकाउंटिंग पीरियड में जो नी लॉस सेट ऑफ हुआ है वो आगे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे या सरेंडर कर दिए जाएंगे। हाउ टू सरेंडर, इट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। Claim to carry a property loss forward and to be set off against total profit of a future period, it must be made within 2 years. So this can be asked to you in the MCQs, that what is the date by which we can claim this property loss to be carried forward. लीज प्रीमियम के हवाले से भी कैलकुलेशन आपके पास सेम वैसे ही है जैसे आपने इंडिविजुअल के हवाले से की थी। So Speed Limited prepared account for 31st March 23. During the year company received a premium. If a company is receiving a premium तो हमने ये कैलकुलेशन लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। There is no different in that. आपके पास वैसे ही प्रीमियम कैलकुलेट किया जाएगा। Building was rented out from 1st September 22. It lays empty until the date rent is received क्वार्टरली इन एडवांस। तो यहाँ पे हमने अकाउंटिंग पीरियड के हवाले से देखना है 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक। This is the period of 7 months for which we have to calculate the rent income. Tasman Limited is a UK resident trading company. Company lets out 2 warehouses. The first warehouse was empty from 1st April to 31st August. On 1st September, the company granted 7-year lease and received a premium of 47,000 and accrued rent of 10,500. So here इस 47,000 के लिए हमने फार्मूला अडॉप्ट करना है। वो क्या फार्मूला है, 47,000 प्रीमियम की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 51 माइनस लीज पीरियड, एंड लीज पीरियड इज 7 ईयर डिवाइडेड बाय 50। सो इस फार्मूले के मुताबिक जो भी कैलकुलेशन होगी वो आपके पास इनकम के तौर पे रिकॉर्ड की जाएगी। और दूसरी बात 10,500 जो एनुअल इंटरेस्ट रिसीव किया है, यू विल रिकॉर्ड अ 7 मंथ इंटरेस्ट रेंट इनकम इन द करंट ईयर। The second warehouse was let until 31st January, means it is let out for a period of 10 months at an annual rent of 11,200. On this date, the tenant left owing 3 months rent. उसने 3 महीने का रेंट नहीं दिया। इन 10 महीने में से 3 महीने का रेंट उसने नहीं दिया। The roof of the warehouse was repaired at a cost of 7,200. So first we have to record 11,200 10-month period is said to be so this is the amount 9,333 that is to be recorded as his income. But the allowable expenses are 3 months rent. If 11,200 is whole year rent, then 3 months interest rent income is 2,800. तो ये भी डिडक्ट किया जाएगा और 7,200 की जो रिपेयर की है उसने वो भी डिडक्ट की जाएंगी। So this is the first property that you have to consider 7 months of rent income, and the second property 9,333. प्रीमियम के हवाले से 41,360 की अमाउंट आएगी, एंड अलाउबल एक्सपेंसेस में 2,800 एरोकल डेट और 7,200 रुपये। दिस इज सेड टू बी योर नेट इनकम। Now qualifying charitable donation, if it is small donation, it will be treated as trade expense, as a trading expense. If a small local donation,
अलाउेबल एज ट्रेडिंग एक्सपेंस, जैसे ट्रेडिंग एक्सपेंस आपकी इनकम को लेस करते हैं, वैसे स्मॉल लोकल डोनेशन भी आपकी इनकम को डिडक्ट कर देगा। एंड ऑल अदर डोनेशन आर अलाउेबल डिडक्शन। चैरिटेबल डोनेशन जो कंपनी पे करती है वो ग्रॉस होते हैं, अमाउंट पे की जाती है जो भी आपके पास वो टोटल प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दी जाएगी। और अगर QCD आपका टोटल प्रॉफिट से भी ज़्यादा हो जाता है तो ये नहीं है कि आपका प्रॉफिट 10,000 है, आपने डोनेशन दिया है 12,000, तो अब आपको 2,000 का रिलीफ अगले साल मिल जाएगा या टैक्स अथॉरिटीज़ 2,000 आपको पे कर देंगी, ऐसा कुछ रिलीफ नहीं है, नहीं कैरी बैक हो सकता है अनलेस द कंपनी इज़ अ पार्ट ऑफ 75% ग्रुप, जो कि हम अगले चैप्टर में कंसिडर करेंगे। इंडिविजुअल के लिए स्मॉल लोकल डोनेशन अलाउेबल होता था और गिफ्टेड डोनेशन के तहत जो भी अमाउंट पे की जाती थी वो बेसिक रेट बैंड को एक्सटेंड कर देती थी और वो अमाउंट नेट पे की जाती थी। सो नाउ इट इज़ अ कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल, यू मस्ट ट्राई दिस, रूल्स आर सेम, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट के हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं। देयर इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 accounting period, first for 12 months and later for remaining months. So this is the illustration where we have to consider the 15 months period of account divided into 2 periods, first for 12 months and second for 3 months. So these are the test understanding that you should done for your practice, and let me know